लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। क्या है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, उसमें क्या होता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट बनता है। उसमें कुछ रिएजेंट्स लेते हैं जो कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनाता है। तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट किस में जाता है? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है। तो इस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जाना रिएक्शन के थ्रू, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो हो रहा है, उसमें जो भी रूल्स, जो भी बेसिक लॉ इन्वॉल्व है, जिस लॉ को ओबे करते हुए ये रिएक्शन हो रहा है, यह रिएक्शन हो रहा है, उस बेसिक लॉ को ही लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। कॉम्बिनेशंस, जब रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं या कोई भी एटम्स मॉलिक्यूल बनाया तो कंबाइन किया, नॉट इन रिएक्शन। आप रिएक्शन की बात छोड़िए, किसी मॉलिक्यूल के अंदर ही आप देखिए कॉम्बिनेशन होगा, एटम्स क्या होगा? कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएगा, तो वहां भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस काम करेगा। कोई रिएक्शन है, वहां भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस काम करेगा। जहां भी रिएक्शन होगा या कॉम्बिनेशन होगा, चाहे कॉम्बिनेशन कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में कार्बन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एटम्स मिल करके CO2 बनाया हो, रिएक्शंस के थ्रू या ऐसे भी, इन दोनों केसेस में यह कुछ बेसिक लॉ को ओबे कर रहा है। यह रिएक्शन भी कुछ बेसिक लॉ को ओबे कर रहा है। वह बेसिक लॉ, जिस लॉ को यह रिएक्शंस ओबे कर रहा है या यह मॉलिक्यूल ओबे कर रहा है, यही बेसिक लॉ क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है। इस बेसिक लॉ को जानते हुए, करते हुए हमें, ठीक है, कोई भी रिएक्शंस को कराना है, कुछ भी नहीं करा सकते हैं रिएक्शंस में, कुछ भी नहीं करा सकते हैं। तो वो बेसिक लॉ क्या है? वो बेसिक लॉ क्या है जिनकी मदद से हम रिएक्शंस लिखते हैं या रिएक्शंस में उस लॉ को यूज करते हैं? वह बेसिक लॉ क्या है? वो बेसिक लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ, लिखते भी चलेंगे, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड वन इज लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल या इसी को इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। गे-लुसाक्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ एंड
एवोगाड्रोज लॉ एंड एवोगाड्रोज लॉ, ये बेसिक लॉ है 6, जिस 6 लॉ की मदद से हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शंस कराएंगे, केमिकल कॉम्बिनेशंस कराएंगे। अब क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या कहता है, जो जानते हैं बोलिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कंजर्व रहता है, मास कंजर्व रहता है, मतलब रिएक्टेंट का मास टोटल, प्रोडक्ट का मास टोटल बराबर होगा, यही ना। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, डाल्टन्स लॉ। एटम कंबाइन करेगा तब ना, हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ कॉम्बिनेशन है, आप कॉम्बिनेशन के संदर्भ में बताएंगे। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या उस चीज़ को बोलने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम एटम की बात कर रहे हैं, और अगर किसी कॉम्बिनेशन में एटम है तब की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग चीज़। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब जब केमिकली कंबाइन हो रहा होगा तब की बात हम कर रहे हैं, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। चलिए मान लेते हैं, अभी लिखना नहीं है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आप ही की बात को लेके चल रहे हैं। यहां देखेंगे कार्बन का हमने लिया है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का लिया है 32 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना ग्राम बनेगा? बोलिए बोलिए बोलिए, शर्माइए नहीं, बोलिए। 44 ग्राम। कार्बन का हमने लिया है 24 ग्राम, इसका लिया 64 ग्राम, कितना ग्राम बनेगा? 88 ग्राम। कार्बन का हमने लिया 6 ग्राम, ऑक्सीजन का लिया 20 ग्राम, कितना ग्राम बनेगा? 26 ग्राम, है ना? हाँ 22 ग्राम बनेगा। चलिए यहाँ आंसर आ गया 22 ग्राम। एक का आंसर है 26 ग्राम, एक का आंसर है 22 ग्राम। अगर 26 ग्राम है तो कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है, या 22 ग्राम है तो कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है? हाँ, प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, इन दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा। बच जाएगा, इसका मतलब 26 ग्राम नहीं बनेगा। 26 ग्राम, हाँ यहाँ सही है, यहाँ सही है, यहाँ गलत है। अगर हम ये कह दे सिंपल आपकी भाषा में कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है या होना चाहिए, तो कहाँ हो रहा है? 6 + 20, रिएक्टेंट का टोटल मास 26 एंड प्रोडक्ट का टोटल मास 26 होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। इसका मतलब है कि क्या यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाइड नहीं है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाइड है। फिर जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाइड है तो फिर 26 क्यों नहीं हुआ? फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए। प्रोपोर्शन तो बाद में है ना, ठीक है, डेफिनेट या फिक्स प्रोपोर्शन तो हम बाद में करेंगे, अभी तो बात कर रहे हैं मास कंजर्वेशन की, बात कर रहे हैं मास कंजर्वेशन की। इसका मतलब है कि मास कंजर्व हुआ, क्या यहाँ पर मास कंजर्व हुआ और यहाँ मास कंजर्व नहीं हुआ, तो क्या यहाँ मास कंजर्व हुआ? तो
तो यहां मास कंजर्व हुआ है। कहेंगे कैसे? 6 ग्राम और 20 ग्राम तो लिया, 22 ग्राम बना, फिर कंजर्वेशन कहाँ है? कंजर्वेशन है, अभी देखते हैं कैसे। इसका मतलब हम ये कहें कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो ये गलत है, और अब तक हम गलती ही करते आ रहे थे। तो इसका 2 तरह का स्टेटमेंट हम जारी करेंगे, जिसमें मेन एक स्टेटमेंट से भी काम चल सकता है आपका, वो ये कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब हमने क्या बोला? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, नॉट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, बुक में आपको यही मिलता है, यही लिखा रहेगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, बट दिस इज रॉन्ग। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब समझते हैं इसको, लिखिए स्टेटमेंट पहले लिखिए। स्टेटमेंट क्या बोला? फर्स्ट का स्टेटमेंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास law of conservation of mass, total mass of reactant reactants, total mass of reactants reacted must be equal to total mass of product form, total mass of product form। इसका मतलब यहां दो वर्ड यहां पर लिखा गया है, रिएक्टेड, रिएक्ट करने वाले रिएक्टेंट का मास बनने वाले प्रोडक्ट के मास के सम के बराबर होगा। रिएक्ट करने वाले रिएक्टेंट का टोटल मास बनने वाले प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां ले लें, अगर हम यहां ले लें कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जी, तो यहां पर कार्बन का 12 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम बनाया। या हम ऐसा कहें कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के 12 ग्राम और ऑक्सीजन के 32 ग्राम है। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना ग्राम है? 12। ऑक्सीजन का कितना ग्राम है? 32। ये भी तो कंजर्वेशन ऑफ मास है कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम है, मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर है। अगर हमने इसको 24 ग्राम किया तो इसको भी हमने कितना किया? इसको डबल किया तो इसको भी डबल किया, 64 ग्राम किया तो इसका कितना हो गया? 88 ग्राम। 88 ग्राम अगेन मास कंजर्व है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। लेकिन अब हमने यहां पर क्या किया? इसको 12 ग्राम ही लिया और इसका 32 ग्राम जो इसके साथ पूरी तरह से रिएक्शन कर रहा था, कंप्लीट रिएक्शन के लिए 12 ग्राम कार्बन को कंप्लीट रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन के 32 ग्राम चाहिए, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन के 12 ग्राम के लिए हमने 32 ग्राम की जगह पर 320 ग्राम ले लिया, 320 ग्राम ले लिया। क्या 320 ग्राम पूरा रिएक्ट कर जाएगा? जब हम पहले कह रहे हैं कि कार्बन के 12 ग्राम 32 ग्राम से रिएक्ट करके पूरी तरह से रिएक्शन करने के लिए कार्बन के 12 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम बनाएगा। तो अगर इसके फिर 12 ग्राम लिए और इसके 320 ग्राम लिए, तो क्या इसके 320 ग्राम पूरे 12 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा या कोई बचेगा भी? बचेगा। कौन बचेगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन बच जाएगा। लेकिन रिएक्ट कितना करेगा? रिएक्ट कितना करेगा? इस 320 ग्राम में से 32 ग्राम ही रिएक्ट करेगा, चूंकि यह
वह अमाउंट है जो इसके साथ 100% रिएक्शन के लिए जरूरी है, कंप्लीट रिएक्शन के लिए जरूरी है। तो इसका 32 ग्राम रिएक्ट किया, बाकी के जो ग्राम हैं वो तो एक्सेस में है। इसका मतलब O2 यहाँ एक्सेस में है, और एक्सेस रिएजेंट को हम रिएक्टेड में कैसे काउंट करेंगे? और अभी हम वही कर रहे थे कि इसके 12 ग्राम 32 से रिएक्ट कर रहा है, 6 ग्राम करना चाहिए 16 ग्राम से, और 16 ग्राम से जब ये करेगा तो 4 ग्राम तो ये एक्सेस में है, और 4 ग्राम जब ये एक्सेस में है तो इस 4 ग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। 4 ग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। जब प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं तो उसके मास को हम कैसे लेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म प्रोडक्ट में क्या 4 ग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट है? नहीं, तो हम ले कैसे सकते हैं? इसका मतलब कि हमने जो रिएक्ट कराया वो यहां पर कितना कराया? 6 ग्राम, और यहां पर कितना कराया? 16 ग्राम। ये रिएक्टेड है, ये क्या है? रिएक्टेड है। तो 6 ग्राम और 16 ग्राम जो रिएक्ट किया है, 6 ग्राम और 16 ग्राम जो रिएक्ट किया है, उसका टोटल मास कितना? 22 ग्राम, और बन कितना रहा है? 22 ग्राम। इसका मतलब मास कंजर्व है या नहीं? मास कंजर्व है। मास कंजर्व, या ऐसे भी कह सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके 6 ग्राम इसके 20 ग्राम से रिएक्ट किया, 20 ग्राम से रिएक्ट किया, इसके 22 ग्राम बना, बट 4 ग्राम जो इसमें एक्स्ट्रा था, जो बचा हुआ था, वो 4 ग्राम रिएक्ट नहीं किया, उसने प्रोडक्ट नहीं बनाया। तो ये 22 ग्राम किसका? 22 ग्राम किसका? प्रोडक्ट का। और वो 4 ग्राम जो बचा हुआ इसका है, वो किसका? अनरिएक्टेड रिएक्टेंट का, जो रिएक्ट नहीं किया उसका मास। ये अनरिएक्टेड क्या है? अनरिएक्टेड क्या है? अनरिएक्टेड रिएक्टेंट है, या अनरिएक्टेड रिएक्टेंट में किसको? O2 है। तो टोटल मास इधर कितना हो रहा है? 26 ग्राम, और टोटल मास इधर कितना लिया? 26 ग्राम। अगेन मास कंजर्व है, मास कंजर्व है। दोनों तरह से मास कंजर्व देख रहे हैं, इस तरह से भी मास कंजर्व है, इस तरह से भी मास कंजर्व है। लेकिन इस तरह से जो मास कंजर्व है, इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कितना रिएक्ट किया है। हाँ, यहां पर 6 ग्राम इसके 20 ग्राम से रिएक्ट किया। क्या सभी 20 ग्राम रिएक्ट किया? नहीं, प्रोडक्ट बना 22 ग्राम। तो बाकी के 4 ग्राम जो यहां बचा हुआ था वो रिएक्टेंट का मास होगा। तो हम मास ऑफ प्रोडक्ट ना कह करके मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस रिएक्टेंट भी बोलेंगे साथ में। तब हमें ये बोलना होगा कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम ये लिखते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर, तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट अनरिएक्टेड या नॉट रिएक्टेड, तो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा। आप दोनों फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, दोनों सही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये दोनों स्टेटमेंट सही है। एक स्टेटमेंट तो आप देख रहे हैं, ये जो कि आप देख रहे हैं, रिएक्टेड कितना है? 16 ग्राम। कितना है? 6 ग्राम। तो 6 और 16 कितना? 22। और यहां कितना बना? 22। तो 22 और 22 बराबर है, इसका मतलब बन रहा है 22, रिएक्ट कर रहा है 22, तो मास कंजर्व है। दूसरा स्टेटमेंट, अगर हम ये लिखें, हम ये ना लिखें, हम ये लिखें कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, अब यहां पर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जैसे ही लिया, उसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करने वाला भी होगा, बचा हुआ भी होगा। हमने ये नहीं कहा कि रिएक्टेड, जो रिएक्ट किया होगा वो नहीं कहा, हमने कहा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स टेकन। पूरा रिएक्ट किया भी होगा, नहीं भी किया होगा। अगर पूरा रिएक्ट किया होगा तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। अगर कुछ बचा होगा तो कुछ बचा हुआ तो रहेगा ना, तो उसको भी तो लिखना होगा। तो यहां पर क्या होगा? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट अनरिएक्टेड।
मास ऑफ रिएक्टेंट अनरिएक्टेंट। मास ऑफ रिएक्टेंट, हम प्रोडक्ट साइड लिख रहे हैं मास ऑफ रिएक्टेंट जो कि रिएक्ट नहीं किया, मास ऑफ रिएक्टेंट अनरिएक्टेड या नॉट रिएक्टेड। अब आप फिर से चेक करिए क्या है या नहीं है। टोटल मास हमने कितना लिया 26, टोटल मास हमने कितना लिया 26, बना कितना 22, बचा कितना 4, बचा रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का नहीं, रिएक्टेंट का। तो 4 अब प्लस 22 अगेन 26, लिया कितना 26, 26 बराबर 26। मास कंजर्व है या नहीं है? मास अभी भी कंजर्व है। तो आपके पास दो तरीका है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है ऑप्शंस में ये दिया रहेगा ये भी सही है, ऑप्शन में ये दिया रहेगा ये भी सही है, ठीक है, लेकिन दोनों में क्लियर कट है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट नहीं है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट नहीं है। अगर सिर्फ इतना कहते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक। दिस इज द डिफरेंस, नोट कीजिए। तीन सौ कैसे बचेगा? 288 288 ये एक्सेस में है, ये बचा हुआ रहेगा। तो बनेगा कितना 44 ग्राम ही ना बनेगा, कितना 44 ग्राम ही बनेगा। तो फिर हम यहाँ भी देख सकते हैं, आपके पास दोनों तरीका है। यहाँ देख सकते हैं 12 ग्राम 32 ग्राम कितना हुआ 44 ग्राम। मास कंजर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, मास कंजर्व हुआ। और ये भी आप देख पा रहे हैं 12 ग्राम प्लस टोटल 320 ग्राम, 12 और 320 332, इधर 44 बना है और 288 बचा है। तो 288 प्लस 44 कितना हो जाएगा 332 ग्राम। क्लियर है? कोई दिक्कत? को यूज करते हुए एक क्वेश्चन करिए, लिख लिए। स्टेटमेंट आप इसको हो गया। लिख लिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड obtained on decomposition of (0.1 gram calcium carbonate, decomposition of 0.1 gram calcium carbonate, mass of carbon dioxide obtained, या what mass of carbon dioxide, ये भी कह सकते हो, what mass of carbon dioxide obtained on decomposition of 0.1 gram of calcium carbonate if 0.56 gram of calcium oxide is obtained. In addition to कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कितना बनेगा यदि 0.1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करें तो। लेकिन साथ में ये भी कह रहा है क्वेश्चन में कि 0.56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना है, 0.56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना है उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ।
क्या करेंगे? पहले तो आप रिएक्शन लिखिएगा। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना ऑब्टेन होगा? तो इसमें पहले रिएक्शन आप लिखिएगा CaCO3, इसको हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो जब इसको हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का रेसिड्यू बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि इसके 0.1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के 0.1 ग्राम लिया गया, इसको डिकम्पोज किया गया, हीट किया गया, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम बनेगा यदि कैल्शियम ऑक्साइड 0.56 ग्राम बन रहा है। यहां पर कुछ गलती की है, यहां पर 0.056 होगा, 0.1 ग्राम लिए ना, 1 मिनट, 0.1 ग्राम लिए ना, डाटा मिक्स, हाँ कुछ 1 ग्राम ही ले लो ना, सबसे अच्छा रहेगा, 1 ग्राम ही ले लो। यहाँ पर जो है ना 0.1 ग्राम की जगह पे 1 ग्राम कर लो, ये ज़्यादा सही है। ठीक, अब करिए 0.44 ग्राम जी, चूंकि मास कंजर्वेशन यूज करेंगे, लेंगे 1 ग्राम तो 1 ग्राम से कम ही बनेगा, और अगर 0.1 लेंगे तो 0.56 कहाँ से बन जाएगा? नहीं, तो इसके 1 ग्राम से इतना ग्राम बना, तो ये कितना ग्राम बना? तो मास, टोटल मास, इसमें तो ये रिएक्ट कर ही रहा है, नहीं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हो गया 1, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट भी 1 होना चाहिए। तो यहां से आप लिख सकते हैं मास ऑफ CO2 प्लस मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट माइनस मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, 1 minus 0.56 which is equal to 0.44 ग्राम। बहुत आसान क्वेश्चन। अगर मान लीजिए यहां पर आपको नहीं दिया रहता इसका मास, तो भी आप कर सकते थे। अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहता तो भी आप कर सकते थे। कहिए कैसे? अगर क्वेश्चन में ये लिख लिए, क्वेश्चन में ये दे देगा कि 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये भी बता सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको इसका एटॉमिक मास दिया रहेगा, तब ये मूल मेथड से जाएंगे, स्टोइकियोमेट्री यूज करेंगे। अभी स्टोइकियोमेट्री आप पढ़े नहीं है, इसलिए आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए स्टोइकियोमेट्री के कंसेप्ट को नहीं ला रहे हैं। हाँ, आगे आप इसी क्वेश्चन को कर सकते हैं, वहां पर इसके 1 ग्राम से कितना कितना ग्राम बनेगा ये भी बता सकते हैं, वो हम आगे करेंगे। वो एप्लीकेशंस ऑफ मोल है जिसको आप स्टोइकियोमेट्री में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारा क्वेश्चंस आगे करेंगे। आगे बढ़े, अगला लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट। डेफिनिट या कांस्टेंट, नाम ही है डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड उठा ले, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड किसी सोर्स से बना हो, आया हो, इसका सोर्स कोई भी हो,
इसका सोर्स कोई भी हो, इसका सोर्स हो सकता है कि कार्बन को जलाए होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा, यह सोर्स हो सकता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा। या सोर्स हो सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाए होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा, यह भी एक सोर्स हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का। या कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किए होंगे तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन सभी प्रोसेस से बन रहा है, इन सभी प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यहां भी, यहां भी और यहां भी। प्रोसेस अलग अलग है। कार्बन को जला रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड को जला रहे हैं, कंबस्शन करा रहे हैं तो, और कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर रहे हैं तो, इन तीनों प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड मिला। क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अलग अलग तरह का बनेगा? क्या ऐसा है कि इसको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बना उसका फॉर्मूला CO2 है, इससे जो बना उसका फॉर्मूला C2O2 है, और इससे जो बना इसका फॉर्मूला C3O3 है या CO3 है या कुछ और है? ठीक है, ये नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं। हर मेथड, हर प्रोसेस, हर रिएक्शन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसका फॉर्मूला सेम है। सोर्स जो भी हो, सोर्स जो भी हो, फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। पानी नाम सुने? सुने? पानी किसी भी सोर्स से आया हो, चाहे ये टंकी का पानी हो, नाले का पानी हो, चापाकल का पानी हो, समुद्र का पानी हो, बारिश का पानी हो, नदी का पानी हो, तालाब का पानी हो, फॉर्मूला H2O ही होगा कि अलग अलग जगह के पानी के फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। नदी का पानी H2O, समुद्र का पानी H2O2, ऐसा होगा क्या? नाला का पानी H3O2, ऐसा होगा क्या? ठीक है, बारिश का पानी HO, ऐसा होगा क्या? मतलब कुछ भी ऐसा नहीं ना होगा। किसी भी सोर्स से पानी अगर आया तो उस पानी का फॉर्मूला फिक्स है, पानी का फॉर्मूला फिक्स है, डेफिनिट है, कांस्टेंट है। व्हाट एवर विद द सोर्स ऑफ वाटर, व्हाट एवर विद द सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स कोई भी हो, पानी के फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि पानी के अंदर, पानी के अंदर अगर हम हाइड्रोजन के एटम की संख्या और ऑक्सीजन के एटम की संख्या एक मोलिक्यूल ऑफ वाटर देखें तो 2:1 होगा। हाइड्रोजन के एटम की संख्या 2 और ऑक्सीजन के एटम की संख्या 1, तो दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या होगा? 2:1। यह है विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। और इसी पानी के लिए अगर हम मास का रेशियो देखें तो हाइड्रोजन के 2 एटम मतलब 2U, आगे पढ़ेंगे, और ऑक्सीजन के 1 एटम 16U, इसका मास हम बता रहे हैं, ये मास है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? ये हो गया विद रेस्पेक्ट टू मास। मास की बात करें तो मास के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन का 2U, ऑक्सीजन के 2U 16U के साथ कंबाइन किया होगा, और ये क्या देगा? 1:8, 1:8 विद रेस्पेक्ट टू मास। क्या ये फिक्स है या चेंज होगा? डेफिनिट है, कांस्टेंट है या इनडिफिनिट है? डेफिनिट है। मतलब किसी भी सोर्स से पानी क्यों ना आया हो, पानी के अंदर, पानी के एक मोलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के एटम की संख्या और ऑक्सीजन के एटम की संख्या हमेशा 2:1 के रेशियो में होगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा 1:8 के रेशियो में होगा, और यह रेशियो कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, डेफिनिट होगा। इसी प्रोपोर्शन को बोलेंगे डेफिनिट प्रोपोर्शन। पानी के लिए डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या हो गया? पानी के लिए डेफिनिट प्रोपोर्शन हो गया 1:8। डेफिनिट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मीन्स रेशियो, डेफिनिट रेशियो या डेफिनिट प्रोपोर्शन फॉर वाटर इज 1:8 विद रेस्पेक्ट टू मास, विद रेस्पेक्ट टू, बट विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम्स, विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा? डेफिनिट प्रोपोर्शन इज
डेफिनेट प्रोपोर्शन इज 2:1 एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन इज 1:8। अब यहाँ दो चीज़, पानी के लिए डेफिनेट प्रोपोर्शन 1:8 भी है और 2:1 भी है, दोनों डेफिनेट है, बट एक नंबर के रेस्पेक्ट में है और एक मास के रेस्पेक्ट में है। एक नंबर के रेस्पेक्ट में है, एक मास के रेस्पेक्ट में है। अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 के लिए डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू मास? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, 12U 32U कैंसिल होगा। तो अब U नहीं पता, अभी मान लीजिए, छोड़िए, हटाइए इसको, अब सिर्फ ये जानिए कि इतना होता है, तो ये 3:8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है? डेफिनेट प्रोपोर्शन है 3:8, लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में है? विद रेस्पेक्ट टू मास। और अगर ये कहा जाए कि विद रेस्पेक्ट टू नंबर, तो नंबर के रेस्पेक्ट में कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2, तो ये भी डेफिनेट प्रोपोर्शन ही है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में है? विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। अब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा मास के रेस्पेक्ट में या नंबर के रेस्पेक्ट में, तब तो हम बता सकते हैं। इफ नॉट मेंशन इन क्वेश्चन कि आपको किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, यू हैव ऑलवेज राइट विद रेस्पेक्ट टू मास, नेवर राइट विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम्स। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद रेस्पेक्ट टू मास निकालना है तो मास के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, विद रेस्पेक्ट टू नंबर निकालना है तो नंबर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, सीधा पूछा पानी के लिए डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, पानी के लिए डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, तो आंसर होगा 1:8, नॉट 2:1। इफ नॉट मेंशन इन क्वेश्चन देन ऑलवेज राइट डेफिनेट प्रोपोर्शन विद रेस्पेक्ट टू मास, नेवर राइट विद रेस्पेक्ट टू नंबर। और इफ मेंशन देन नंबर के रेस्पेक्ट में है तो नंबर के रेस्पेक्ट में करेंगे, मास के रेस्पेक्ट में है तो मास के रेस्पेक्ट में करेंगे। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो मास के रेस्पेक्ट में, दिया रहेगा तो जिसके रेस्पेक्ट में देगा उसके रेस्पेक्ट में। ये समझ में आ गया? अब स्टेटमेंट क्या है? अगर हम इसको स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो स्टेटमेंट क्या है? अगर इसको स्टेटमेंट में लिखना है तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? इन एनी मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इन एनी मॉलिक्यूल, इन एनी मॉलिक्यूल या कंपाउंड, एटम्स और एलिमेंट्स आर, एटम्स या एलिमेंट्स are always in a fixed whole number ratio, in a fixed whole number ratio with respect to their masses, with respect to their masses or number of atoms, their masses or number of atoms, and the ratio is called definite ratio, definite proportion। और जो रेशियो आएगा वह रेशियो कहलाएगा डेफिनिट रेशियो या डेफिनिट प्रोपोर्शन। इन एनी मोलिकुलर कंपाउंड, एटम्स और एलिमेंट्स आर ऑलवेज इन अ फिक्स होल नंबर रेशियो विद रेस्पेक्ट टू देयर नंबर या विद रेस्पेक्ट टू देयर मासेस, मास के रेस्पेक्ट में या नंबर के रेस्पेक्ट में, दोनों के रेस्पेक्ट में हम कह सकते हैं। एंड दैट रेशियो इज कॉल्ड, एंड द रेशियो इज कॉल्ड, the ratio is called definite ratio या definite proportion, constant ratio या constant proportion। फॉर एग्जाम्पल पानी के लिए constant proportion क्या है? 1:8। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए constant proportion क्या है? 3:8। नोट कीजिए। ठीक है, लिख लिए। और इसी वजह से भी हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो भी थोड़ी देर पहले बनाए हैं तो उसमें उसका प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा?
CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्ट किया होगा कि नहीं किया होगा? किया होगा। फिक्स प्रोपोर्शन में रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। बिना इस लॉ को ओबे करते हुए ये रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। तो इस रिएक्शंस को होने में इस लॉ का यूज है। और कभी भी हम वाटर को देखेंगे तो इसी रूप में देखेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं देखेंगे। कभी भी वाटर को आप देखेंगे तो हमेशा यही सोचेंगे कि वाटर के एक मोलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 16 ग्राम होगा, या 1 मोलिक्यूल नहीं 1 मोल में। या हम वाटर का रेशियो, वाटर के अंदर रेशियो लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हमेशा 1:8 के रेस्पेक्ट में रेशियो में ही वो रिएक्ट कर रहा होगा। अगर इसका 10 ग्राम लेंगे तो 80 ग्राम, इसका 20 ग्राम लेंगे, ठीक है, आप जो भी कुछ यहाँ लेंगे उसी का रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। 1:8 है, 2:16 होगा, जो भी कुछ लेंगे वह रेशियो फिक्स होगा। हाँ, चेंज होगा तो फिर वह कंपाउंड वाटर नहीं होगा, कोई और होगा। बिल्कुल, अगर चेंज हो गया तो वो कंपाउंड वाटर नहीं होगा, कोई और होगा। जैसे हम H2O2 ले लिए, अब पता नहीं है हमको कि ये H2O2 वाटर है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। मान लीजिए हम नए हैं, हमको कुछ नहीं पता है कि पानी है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, मान लीजिए। लेकिन हमें यह पता है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन पानी के लिए क्या है, 1:8 है। हमें यह पता है कि पानी के लिए कांस्टेंट प्रोपोर्शन 1:8 है। हमें यह पता है कि पानी के लिए डेफिनिट प्रोपोर्शन 1:8 है विद रेस्पेक्ट टू मास। लेकिन यह नहीं पता है कि H2O2 पानी है कि नहीं है। ठीक, अब हम पता करने चले कि H2O2 पानी है या नहीं है इसकी मदद से। तो ये अगर पानी होगा तो इसके पास ये प्रोपोर्शन होगा, और अगर पानी नहीं होगा तो ये प्रोपोर्शन नहीं होगा। निकाल के देखते हैं। निकाले तो पाए क्या, इसका 2, इसका 32। क्या पाए, 1:16 पाए। तो 1:16 पाए जो कि इस रेशियो से मैच नहीं किया। इसका मतलब डेफिनेटली ये पानी नहीं है, डेफिनेटली ये पानी नहीं है। अगर पानी होता तो इसको फॉलो करता। इसका मतलब ये कोई और कंपाउंड है जिसका नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? हम जो कहना चाह रहे हैं आप समझ पा रहे हैं? नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना है, नेचर के सपोर्ट में रहना है और साथ रहना है। हमें जो चीज़ बताया जा रहा है उसी चीज़ को समझना है। हम कुछ भी सोच सकते हैं, सोचने के लिए आप इंडिपेंडेंट है, लेकिन वापस आपको वहीं आना है। सोचिए, कुछ भी होगा वही जो हो चुका है। ठीक, आगे आते हैं। तीसरा, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये क्या कहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, इसको समझिए। मल्टीपल, नाम में मल्टीपल है, नाम में डेफिनिट है, नाम में मास कंजर्वेशन, जो भी है नाम से ही तो जाना जाता है। तो यहां भी नाम से ही ये लॉ जाना जा रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मान लीजिए कार्बन है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। एक और एलिमेंट ले लेते हैं सल्फर, और इसने भी ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। और भी एलिमेंट ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, या नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड बनाया, या डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड बनाया। बहुत सारा हो सकता है। हम अभी 2 को ले रहे हैं, हम 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। मल्टीपल का मतलब ये है 2 या 2 से ज़्यादा। मल्टीपल का मतलब ये है 2 या 2 से ज़्यादा। सिंगल मतलब सिंगल, सिंगल मतलब
मल्टीपल मतलब दो या दो से ज्यादा, तभी आप सब क्या है, सिंगल है। अब ज्यादा नहीं सोचना है, सिंगल है तो है। तो कार्बन कार्बन और सल्फर, कार्बन और सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या दिया, सल्फर डाइऑक्साइड दिया। कार्बन के 12 ग्राम, कितना ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्ट किया, फिक्स प्रोपोर्शन में होगा, इसका 44 ग्राम दिया। ठीक, यहां सल्फर का 32 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्ट किया और सल्फर डाइऑक्साइड दिया। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड दिया। अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि कार्बन और सल्फर के मासेस, जो बोल रहे हैं आप सुनिए स्पष्ट, कार्बन और सल्फर के मासेस, वो मास सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। कार्बन और सल्फर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जी आप सही सुन रहे हैं, कार्बन और सल्फर, कार्बन और कार्बन, सल्फर और सल्फर, आयरन और आयरन, आयरन और कॉपर। यहां हम दो सेम एलिमेंट नहीं बोल रहे हैं, दो एलिमेंट बोल रहे हैं, या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, दैट मे बी सेम, दैट मे बी डिफरेंट, देयर मास मे बी सेम, may not be same. When two or more elements, that two or more elements may be same, may be different. Masses of elements may be same, may be different. May be same, may be different. Two or more elements reacts with fixed mass of element. Now, fixed mass of element to form two or more compounds. Two or more elements reacts with fixed mass of another element. Fixed mass of another element to form two or more compounds. Two or more compounds. Then the ratio of masses of elements. Ratio of masses of elements that reacts with fixed mass of element will be always in a fixed whole number ratio, and that fixed whole number ratio is called multiple ratio या multiple proportion. सुनिए क्या बोले, कार्बन के 12 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। सल्फर के 32 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से ही रिएक्ट किया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। दो डिफरेंट कंपाउंड बना, जिसमें कार्बन और सल्फर, जिसके डिफरेंट मासेस या सेम मासेस भी हो सकता है, सेम मासेस या डिफरेंट मासेस, जो कि ऑक्सीजन के फिक्स मास के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसके मास का रेशियो, मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स के मास का रेशियो, जो फिक्स मास ऑफ एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो क्या है, 12:32। इसके 12 ग्राम 32 ग्राम से, 32 ग्राम 32 ग्राम से, तो 12 ग्राम 32 ग्राम जो कि ऑक्सीजन के फिक्स मास के साथ रिएक्ट किया, फिक्स मास 32 ग्राम से रिएक्ट किया, तो कार्बन और सल्फर के मास का रेशियो, अगर होल नंबर रेशियो होता है, तो वही होल नंबर रेशियो क्या कहलाएगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन कहलाएगा। मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स किसी फिक्स मास ऑफ एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके मल्टीपल ऑफ कंपाउंड्स देता है, तो उन मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स के मास का रेशियो यदि फिक्स होल नंबर रेशियो होता है, तो क्या ये होल नंबर रेशियो है, और अगर ये होल नंबर रेशियो देता है, तो वही होल नंबर रेशियो क्या कहलाएगा, मल्टीपल रेशियो या मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल रेशियो या मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है स्टेटमेंट, अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, लिखिए व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स
एलिमेंट्स रिएक्ट विद, अब एलिमेंट्स आइदर सेम और डिफरेंट, एलिमेंट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने सेम लिखा है, हमने डिफरेंट लिखा है, हमने सीधा लिखा है टू और मोर एलिमेंट्स, मीन्स सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। When two or more elements reacts with, element react with fixed mass of element, fixed mass of element to form two or more compounds, two or more compounds, then the ratio of masses of elements, then the ratio of masses of elements, ratio of masses of elements that react with fixed mass of element will be always in a fixed whole number ratio called multiple ratio या multiple proportion, multiple ratio या multiple proportion। अगर ये फिक्स होल नंबर नहीं आएगा, होल नंबर रेशियो नहीं होगा, तो फिर वो मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं कहा जाएगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इस लंबे चौड़े स्टेटमेंट को मत देखें कि इतना भारा कैसे याद करेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल। स्टेटमेंट बड़ा हो उससे डरना नहीं है, कहता तो बहुत आसान सा भाषा, आसान सा चीज ही तो कह रहा है। जो स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर समझाया कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट किसी फिक्स मास ऑफ एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाता है, तो उन एलिमेंट के मास का रेशियो जो फिक्स मास ऑफ एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, उन एलिमेंट के मास का रेशियो जो फिक्स मास ऑफ एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, वह हमेशा एक फिक्स होल नंबर रेशियो में होता है, और वह फिक्स होल नंबर रेशियो ही क्या कहलाता है, मल्टीपल रेशियो कहलाता है या मल्टीपल प्रोपोर्शन कहलाता है। अगर ये फिक्स नहीं होगा मतलब वो डाटा आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट नहीं करेगा। क्वेश्चन आता है कि वेदर द डाटा, जो डाटा दिया है, वेदर दिस डाटा इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और नॉट, तो यू हैव टू प्रूव। अगर करता है तो प्रूव करना पड़ेगा कि हम ये होल नंबर रेशियो दे रहा है, और अगर कह रहा है कि नहीं इलस्ट्रेट कर रहा है, इसका मतलब है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये होल नंबर रेशियो नहीं देगा। दिया होल नंबर रेशियो मीन्स वो डाटा मल्टीपल प्रोपोर्शंस को इलस्ट्रेट करता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब दिक्कत कहां है कि मान लीजिए यहां तो हमने फिक्स कर दिया, यहां हमने फिक्स कर दिया, क्वेश्चन में फिक्स हो जरूरी नहीं है, फिक्स हो जरूरी नहीं है। लिख लिए, आगे बढ़े। थक गए? हाँ, थोड़ा थके, थकना मना है, थकना मना है। पानी पीते रहो, पानी पीते रहो। अब मान लीजिए इसी में हम ले लें एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर कंटेन्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर, hydrogen peroxide H2O2 and water H2O contain
5.93%, 5.93% and 11.2%, 11.2% of hydrogen respectively, of hydrogen respectively, ठीक। सो डैट आपको प्रूफ करना है, शो डैट द डाटा, ये जो डाटा आपको दिया गया है, द डाटा illustrate the law of multiple proportion, illustrate the law of multiple proportion, data illustrate the law of multiple proportion, multiple proportion। कीजिए पहले आप लोग, प्रूफ करना है, और प्रूफ करना है तो मल्टीपल प्रोपोर्शन आप निकालेंगे, और निकालेंगे तो हमको वैल्यू चाहिए कि कितना वैल्यू आ रहा है। एक समझा दे, एक समझाए, अभी दिए वो समझा दे, ठीक। देखिए बहुत आसान है, क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना है। जब भी क्वेश्चन मिले तो देख करके, अगर घबराहट हो रही है तो लंबी सांस लेंगे, ठीक है। हाँ जरूरी है, मतलब कॉन्फिडेंस लूज अगर हो रहा है, डर लगने लगे, लंबी सांस लीजिए, पानी पी लीजिए, है ना। उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे टूट पड़िए। देखिए कुछ नहीं है, हाइड्रोजन के दो ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के दो ऑक्साइड है, एक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दूसरा है वाटर। हाइड्रोजन के पेरोक्साइड और हाइड्रोजन के दो ऑक्साइड H2O2 एंड OH2O। तो हम ऐसा कर सकते कि H2O2 के साथ रिएक्ट किया होगा, ये H2O2 बनाया होगा, और H2O2 से रिएक्ट किया होगा तो ये H2O बनाया होगा। हाँ इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, यू हैव नॉट टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, नो नीड टू बैलेंस। बैलेंसिंग की जरूरत जब होगी तब, अभी बैलेंसिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं, टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उससे बचेंगे आप। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाइड्रोजन के दो ऑक्साइड है, एक पेरोक्साइड है, एक वाटर है, और दोनों में हाइड्रोजन का परसेंटेज 5.93 एंड 11.2% है रेस्पेक्टिवली। मतलब इसमें इतना है और इसमें इतना है, यही है ना मतलब, इसका मतलब तो यही हुआ। इसका मतलब है H2O2 के पास अगर इसके 100 ग्राम लेते हैं, अच्छा ये बता दो, इसके 100 ग्राम लेते हैं तो कितना ग्राम हाइड्रोजन है इसके पास? 100 ग्राम में कितना ग्राम? 100 ग्राम में हाइड्रोजन कितना ग्राम? H2O2 के पास कितना परसेंट हाइड्रोजन है? परसेंट हमेशा 100 में लिया जाता है। अगर हम कहें कि 100 ग्राम H2O2 है तो उसमें हाइड्रोजन के कितने ग्राम हैं? कितने ग्राम है? 5.93 ग्राम। इसका मतलब है कि 100 ग्राम में 100 ग्राम इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 100 ग्राम में हाइड्रोजन के 5.93 ग्राम, और बाकी के 100 में से माइनस करेंगे तो वो ऑक्सीजन होगा। परसेंटेज का मतलब तो यही होता है। इस क्लासरूम में 40% गर्ल्स है, 60% बॉयज है, ज्यादा हो गया, 40% बॉयज है, 60% गर्ल्स है, ठीक, कम हो गया, कोई बात नहीं। 40% बॉयज है और 60% गर्ल्स है। इसका मतलब 40%, एक ही से, अब दोबारा नहीं,
40% बॉयज, 60% गर्ल्स। तो अपनी तरफ खींचना है कि हम ही ज्यादा रहे, ऐसा थोड़ी होता है, वो भी तो ज्यादा हो ही सकती है। हाँ, तो कह सकते कि 100 में 40 बॉयज है तो 60 गर्ल्स है, ये भी तो कह सकते हैं। नहीं, परसेंट का मतलब तो यही है। तो हम अगर ऐसा कहें कि इसके 100 ग्राम लेते हैं तो 100 ग्राम में 5.93 ग्राम क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो इसके 100 ग्राम में 5.93 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन। बाकी क्या होगा, ऑब्वियसली कंजर्व है, मास कंजर्व होगा। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिवा कुछ और दिख रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब हाइड्रोजन अगर इतना ग्राम है तो बाकी के ऑक्सीजन होगा कितना, 94.07 ग्राम। बोलो हाँ, ठीक। अब दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा पानी के अंदर 11.2% हाइड्रोजन है। तो लिखो, पानी के 100 ग्राम अगर लेते हैं तो इसके 100 ग्राम में हाइड्रोजन के कितने ग्राम, 11.2 ग्राम। तो इसके कितने ग्राम, 88.8 ग्राम। बोलो हाँ, हाँ, ठीक। अब यहां पर क्या देख रहे हैं, दोनों का मास अलग अलग है, दोनों का मास अलग अलग है। अभी क्या किए थे, यहां पर दोनों में से एक के मास को फिक्स किया था और डेफिनेशन में भी हमने लिखा फिक्स मास। इसका मतलब यहां तो फिक्स मास है और दिया भी फिक्स मास है, बट यहां पर फिक्स मास नहीं है। तो क्या करेंगे, तो क्या मतलब छोड़ देंगे, मल्टीपल अब चेक करने की जरूरत नहीं है, फिक्स नहीं दिया इसलिए छोड़ दो, नहीं। ये एक चैलेंज हमको करना है। एक स्टेप भारी कर दिया इसने, पहले आसान था, अब एक स्टेप इसने टफ कर दिया है। तो टफ है तो चैलेंज है। अब हम क्या करेंगे, हमें किसी का मास फिक्स नहीं दिया हुआ है तो हम किसी के मास को फिक्स कर लेंगे। हमें बिना फिक्स किए हुए तो हम बढ़ ही नहीं सकते, फिक्स मास के साथ रिएक्ट कराना है तो हम फिक्स कर लेंगे। तो ऑक्सीजन के मास को फिक्स कर लो, हाइड्रोजन के मास निकाल लो, इसके 1 ग्राम फिक्स। अब फिक्स मास कुछ भी हो सकता है, फिक्स मास कुछ भी हो सकता है। इतना ग्राम हाइड्रोजन इतना ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, 100 ग्राम H2O2 दिया। इतना ग्राम हाइड्रोजन इतना ग्राम O2 से रिएक्ट किया, 100 ग्राम वाटर दिया। तो इतना ग्राम से इतना ग्राम रिएक्ट किया या इतना ग्राम से इतना ग्राम रिएक्ट किया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके 1 ग्राम से कितना रिएक्ट किया गया होगा। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट किया इतना ग्राम से कितना ग्राम, इतना ग्राम। तो 1 ग्राम से कितना करेगा, 5.93 बाई 94.07 ग्राम। बोलो ये सही है, यूनिटरी मेथड। इतना ग्राम से इतना रिएक्ट किया तो 1 ग्राम से इतना करेगा। तुम ऐसे भी निकाल सकते थे, हमें किसी एक के मास को फिक्स करना है ना। चलिए अब यहां भी फिक्स करना है तो इसके भी 1 ग्राम ले लो। पहले 32 ग्राम था, फिक्स था, अब फिक्स नहीं है तो हम फिक्स कर रहे हैं। यहां भी वही काम करते, यहां 32 ग्राम है, तुम 1 ग्राम के रेस्पेक्ट में करो, 12/32 होता। 1 ग्राम के रेस्पेक्ट में करते 32/32 होता, तो 12/32, 32/32, 32 से 32 कैंसिल, अगेन 12:32 होता कि नहीं होता। वही चीज यहां भी है, लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहां पर मास फिक्स है, फिक्स था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, इसलिए हमने फिक्स कर लिया। और कर लिया तो 11.2 बाई कितना हो गया, 88.8 ग्राम। अब हमें चेक करना है कि क्या ये डाटा जो है वो ये इसको मल्टीपल प्रोपोर्शंस को इलस्ट्रेट करता है या नहीं करता है। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसके मास और इसके मास का रेशियो, जो कि फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम, फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसके मास और इसके मास का रेशियो अगर होल नंबर रेशियो होगा तो वो मल्टीपल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बोलिए जल्दी से, अब हाइड्रोजन इज टू हाइड्रोजन सेम है कि नहीं है, सेम हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो हाइड्रोजन इज टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज टू हाइड्रोजन के मास का रेशियो, मास का रेशियो लेना है। क्या लेना है, मास रेशियो। क्या होगा, 5.93 बाई 94.07 इज टू 11.2
88.8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड कीजिए जल्दी से, नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड करिए, कितना आ रहा है? ऊपर वाले को नीचे से नहीं, नीचे वाले को ऊपर से करना है। तो कितना है बोलो? 5.93 को करना क्या है? 94.07, 94.07 डिवाइडेड बाय 5.93, 5.93 इक्वल टू 1/16 ले लेते हैं। 15.86 है, हम इसको 1/16 ले लिए, और 11 पॉइंट ये लगभग 8 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा लगभग। ठीक है, हम लगभग लिए, ऐसे तुम करोगे कैलकुलेट तो एग्जैक्टली आएगा। तो 1/16 इंटू 8/1 मतलब 1:2, 1:2 पूरा कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, वही चीज आएगा। तो क्या ये होल नंबर आया कि नहीं आया? क्या ये होल नंबर रेशियो आया कि नहीं आया? है। इसका मतलब ये डाटा हमें प्रूव करना था, शो करना था कि ये मल्टीपल प्रोपोर्शंस को इलस्ट्रेट करता है। यस, दिस डाटा illustrates the law of multiple proportion, and this multiple proportion is what? 1:2, 1:2, क्योंकि ये होल नंबर रेशियो है। ये अगर नहीं आता तो नहीं शो करता। तो जब भी अगर डिफरेंट मास होगा तो उसमें किसी एक के मास को आपको फिक्स करना होगा, दूसरे के मास को निकालना होगा, दूसरे के मास का रेशियो लेना होगा। तो वो अगर फिक्स होल नंबर रेशियो देगा तो मल्टीपल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी तक जो भी किए हैं इसके डीपीपी हो सकता है आज ही आप लेके जाएंगे, डीपीपी आपको मिल जाएगा जाते हुए। ठीक है, इस डीपीपी केमिकल कंपोजिशन का इन लोग को दे दीजिएगा, काउंट कर लीजिए जितना बच्चा है सबको जाते हुए आज दे ही देना है आपको। 1 पेज का होगा, ठीक है, वो दे दीजिएगा अभी।